नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक। मित्रों, मेरे द्वारा लगातार मेहनत की जा रही है कि कैसे भी करके विद्यार्थियों तक बेहतर से बेहतर मैटर प्रोवाइड किया जा सके। एक तरफ आपका हिस्ट्री है, उससे संबंधित टॉपिक, और दूसरी तरफ पॉलिटी और साइंस का मैटर। अब आप कितनी मेहनत करते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे द्वारा आपको टॉपिक लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लास्ट टाइम में इतिहास में अपन ने मौर्य काल को अच्छे से पढ़ लिया था। आज बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। क्या होता है ये? मौर्य साम्राज्य का साथियों ज्यों ही पतन हुआ और पतन के बाद के जो समय है, काल है, उसी को कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के काल को क्या कहते हैं? मौर्योत्तर काल। और यह काल है मित्रों वो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक का जो आपका समय है उसको माना जाता है मौर्योत्तर काल। इस काल में एक तो सिक्के हैं, सिक्कों का निर्माण है, वो कार्य बहुत ज्यादा देखा गया, यानी काम शुरू हुआ तब। और मौर्योत्तर काल में कई देशी और विदेशी राजवंशों ने शासन किया था। इस काल में सिक्के बनाने के लिए पंचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पंचिंग तकनीक है, जैसे ये कोई धातु है, ये कोई धातु, इस पर औजारों से प्रहार करके, औजारों से चोट पहुंचा करके अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई गई, निर्मित की गई। इसी को कहते हैं पंचिंग तकनीक, यानी सिक्के बनाने के लिए पंचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया मौर्योत्तर काल में। ध्यान रखें। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। पत्थर की नक्काशी का जो काम है वो भी मौर्योत्तर काल है। इसमें देखा गया काफी मशहूर हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार है। आंतरिक और बाहरी जो व्यापार है उसने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती प्रदान की। सामाजिक उन्नति है और नगरीकरण, यानी नगरों का निर्माण हुआ। सांस्कृतिक जो विकास है उसको भी काफी बढ़ावा देखने को मिला मौर्योत्तर काल में। तो ये तो बेसिक सी बातें हैं। अब देखिए आपके क्या दे रखा है। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? ये था मित्रों सातवाहन का। सातवाहन का ये एक वंश है, सातवाहन। और इसमें सिमुक के बारे में पूछा गया। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। और सातवाहनों की राजधानी यह आपकी अमरावती में थी। कहाँ स्थित है? अमरावती में सातवाहनों की राजधानी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना भी की। और इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। वेदों का आश्रय। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक है वो 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ उस समय किया गया था। किसका? कुषाण शासक था कनिष्क, उसका राज्याभिषेक। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए गए हैं सारे के सारे। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्णों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य आपका सातवाहन ही था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। कण्व वंश ने। कभी डिटेल पूर्वक पढ़ाएंगे तब इनको बारी बारी से क्रम के अनुसार आपको बताएंगे कौन सा है। और आपने अगर पढ़ रखा है तो ये आपका रिवाइज होने वाला मैटर है। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया? पांचाऊ ने। किसने? पांचाऊ।
किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश की। ये कुछ मौर्योत्तरकालीन जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनकी डिटेल है। विदेशी आक्रांता, भारत में इनका आगमन कब हुआ, मूल निवास स्थान कौन सा था, और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक इस समय कौन रहा, और राजधानी और विशेष तथ्य। हिंदू यवन की बात की जाए तो इनका आगमन 190 ईसा पूर्व में हुआ। इनका मूल निवास स्थान बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में जो पड़ता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक इस समय मिनांडर और मिलिंद शाकल थे। राजधानी की बात की जाए तो सियाले कोट वर्तमान में। सक्सीतियन, सके या सीतियन निब्बा ईसा पूर्व है, इन्होंने भारत में आगमन किया। इनका मूल निवास स्थान सीरिया ईरान, और इस समय जो प्रसिद्ध शासक रहा वह था नहपान पश्चिमी भारत में। इस समय मित्रों महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख है पार्थियाई पहलव, ये पहली सदी ईसा पूर्व के अंत तक भारत में आगमन इनका माना जाता है। पार्थिया और ईरान ये मूल निवास स्थान है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंडू फर्नीज थे। गोंडू फर्नीज। बेगराम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं, ये एक विशेष तथ्य है। और कुषाण या यूची ये 15 ईस्वी में भारत में आगमन देखा गया इनका। मूल निवास स्थान चीनी तुर्किस्तान। इस समय कनिष्क था, वो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रहा। और उज्जैनी वर्तमान जो उज्जैन है वो राजधानी, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर में। आगे देखिए और भी महत्वपूर्ण बातें दे रखी हैं इससे जुड़ी हुई। मौर्योत्तर काल में विक्रम संवत यह आपका 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी। प्रथम ईरानी शासक आपका डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान में स्थित एक बामियान ये प्रसिद्ध था युद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासक का। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के ये हुवीसक ने चलाए। हुवीसक ने। बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर हुआ था। बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर। योद्ध सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय का। भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक कला शैली के संमिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। भारतीय और यूनानी कला शैली का जो मिश्रण है उसी को कहते हैं गांधार शैली। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। कनिष्क का राजवेद चरक था। कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय से आपके संबंध रखने वाले थे। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? सुंग वंश। हत्या करके तो सत्ता इन्होंने प्राप्त की और इसका अंत भी क्या हुआ? हत्या के द्वारा ही। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? मिनांडर। ये थोड़ा सा नाम ऐसे ही है, ध्यान में रखें इसको। और लास्ट में पॉइंट दे रखा है आक्रमणकारियों का क्रम। हिंद यवन, उसके बाद में शक, उसके बाद में पहलव और लास्ट में कुषाण। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक था विम कडफिसेस। इनको दिया जाता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक था और नाम था इसका विम कडफिसेस। तो ये ध्यान में रखें। ये मित्रों मौर्योत्तर काल से जुड़ी हुई मुख्य मुख्य बातें। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताएंगे और थोड़ा सा 360 में करके देखिएगा, आराम से आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।